युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। देखिए, महंगाई का बम फूटना तो तय है, अब वो कब फूटेगा इतना ही सवाल रहता है। भैया ये तो बहुत गरीबी आ जाएगी, बहुत है, जो गरीब आदमी है ये कुछ नहीं कर सकते। I don't think you're very far away from the shock, unless लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लल्ला लल्ली में हताशा। हताशा में आदमी खबर देख रहा है। खबर हम जानते हैं, दूध के महंगे होने की खबर, बताशा वाली शक्कर का निर्यात रुकने की खबर। खबर ये भी कि महंगाई के आंकड़े डरा रहे हैं, थोक महंगाई बढ़ गई है। खुदरा महंगाई दर भी आंखें दिखाना शुरू कर चुकी है, 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। और एक्सपर्ट्स हैं जो दिलासा देने के बजाय कह रहे हैं कि अभी तुमने दुनिया ही कहाँ देखी है, अभी तो तेल में आग लगेगी। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान की लड़ाई रुक भी गई तो राहत नहीं मिलनी है। तेल का संकट है, फर्टिलाइज़र की समस्या है, कम बारिश का अनुमान है। तो आने वाले समय में आम आदमी के लिए और कौन से सरप्राइज़ हैं जो बचे हुए हैं, जो सस्ते तो कतई नज़र नहीं आ रहे। ये सब आज के शो में जानेंगे। बात करेंगे काला कोट पहने ममता फिर दिखीं तो क्या हुआ, SIR पर कौन सी बड़ी खबर आई और कैसे VD सतीशन AI के पार जाते हुए केरल के मुख्यमंत्री बन गए। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University, Candid and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. प्रधानमंत्री चेता ही रहे थे कि कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, लेकिन जब तक तैयारी शुरू होती महंगाई के आंकड़े आ गए। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर पहुंच गई है 8.30% पर, जो मार्च में कितनी थी 3.88%। उछाल देख रहे हैं आप। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, जब इसका नाम आया है तो ये होता क्या है वो भी जान लेते हैं। थोक बाज़ार में सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, यानी कंपनियां और व्यापारी जिस कीमत पर बड़े स्तर पर यानी थोक में सामान खरीदते हैं, अक्सर वो कीमत बढ़ती है तो उसे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण देखिए, अगर पेट्रोल, कच्चा तेल, बिजली या अनाज थोक में महंगे हो जाएं तो WPI बढ़ता है। कच्चा तेल और पेट्रोल का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि थोक महंगाई क्यों बढ़ी है। ईरान अमेरिका युद्ध ने पश्चिम एशिया में जो मारकाट मचाई वो तो जग जाहिर है ही अब, लेकिन इस युद्ध की वजह से जो कच्चे तेल की सप्लाई रुकी उसने पूरी दुनिया को तगड़ी चोट पहुंचाई और भारत इससे बच नहीं सकता था, क्योंकि वेस्ट एशिया से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इसके रास्ते हमारी ज़रूरत के तेल की आधी सप्लाई होती थी, जो कि अब लगभग ठप पड़ी है। हमारे देश की तेल कंपनियां 2 गुने 2.5 गुने दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि थोक महंगाई के आंकड़ों में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो सबके सामने हैं। थोक महंगाई 42 महीने के उच्चतम स्तर पर है, पिछले 3.5 साल में सबसे ज़्यादा। लेकिन बात सिर्फ थोक महंगाई की नहीं है। प्रधानमंत्री ने 10 तारीख को इस बात के संकेत दे दिए थे कि आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे में स्थिति बिगड़ सकती है। कल शाम को खबर आ गई कि अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। अमूल के बाद आज मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए। लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कुछ दिन में बाकी चीज़ों के सामान भी बढ़ने की आशंका है। इस बात के संकेत खुदरा महंगाई के आंकड़ों में देखने को भी मिले हैं। अप्रैल में भारत का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लगातार 6ठे महीने बढ़कर 3.48% हो गया। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.40% थी। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। खुदरा महंगाई आम लोगों के लिए रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी, जैसे कि खाना, दूध, किराया, कपड़े, दवा, पेट्रोल आदि आदि महंगा होना, इसे CPI से मापा जाता है।
खुदरा महंगाई 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर है, 3.48%। ये हाल तब है जब अभी तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ने ही नहीं दिए हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम कब तक नहीं बढ़ेंगे। किसी अर्थशास्त्री की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए। आप खबरें देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो आप भी समझ रहे होंगे कि कच्चे तेल के दाम जिस ऊंचाई पर हैं, सरकार ज़्यादा दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोक नहीं पाएगी और इसकी झांकी दिखने भी लगी है। पेट्रोल डीजल के दाम भले ही ना बढ़ें, सीएनजी महंगी होने लगी है। मुंबई में सीएनजी का रेट आज से 2 रुपये बढ़ गया है। 1 लीटर सीएनजी 82 रुपये की थी, अब 84 में मिलेगी। मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 12 लाख से अधिक वाहन सीएनजी पर चल रहे हैं। इनमें से 4,70,000 के आसपास ऑटो, 1,60,000 से ज़्यादा टैक्सी शामिल है। उनका भाड़ा बढ़ना अब तय है। सोना चांदी तो सरकार ने पहले ही महंगा कर दिया है। पीएम मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। कहा कि शादी हो रही है तो भी सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना आता है विदेश से और डॉलर बहुत सारे चुकाने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ये सलाह दे रहे थे, लेकिन अगले दिन सरकार ने सीधा दाम बढ़ा दिया। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। पहले 6% थी, अब हो गई है 15%। तो दूध महंगा हो गया है, सोना चांदी महंगा, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई भी बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि बार बार बोल के और बुरा क्यों फील करवा रहे हो? इसलिए क्योंकि इसी संदर्भ में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का बयान देखने की ज़रूरत है। सुब्बा राव जी ने सीएनबीसी से बातचीत में कहा कि अगर महंगाई लंबे समय तक बनी रहती है तो लोगों की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस स्थायी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आज जो केवल सप्लाई शॉक है वो आगे चलकर डिमांड शॉक में बदल सकता है। सुब्बा राव के बयान में 2-3 टर्म्स आते हैं, सप्लाई शॉक, डिमांड शॉक और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ये क्या होते हैं, उनके मायने क्या हैं, समझते चलते हैं। और ये समझने के लिए हमने तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर से पूछा। मिलिंद आर्थिक मामलों के जानकार हैं, देश की आर्थिक स्थिति पर लिखे उनके लेख चर्चा में रहते हैं। देखिए, महंगाई जो होती है वो 2 तरह से बढ़ती है। एक, जब किसी चीज़ की किल्लत हो जाए, यानी सप्लाई साइड पर दिक्कत आ जाए, और दूसरा ये होता है जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ गया है और मांग किसी सामान की बढ़ रही है तो वो डिमांड साइड से महंगाई आती है। तो अभी जो हम महंगाई देख रहे हैं वो सप्लाई साइड से आ रही है, क्योंकि तेल की सप्लाई, जो कच्चा तेल है, वो दुनिया में करीब 20% कम आ रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ से तेल आवाजाही रुकी हुई है। तो ये बात सुब्बा राव साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो ये जो कारण है, ये कारण बना हुआ है कि भाई सप्लाई अगर नॉर्मल हो जाएगा तो महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सप्लाई नॉर्मल होने में समय लगेगा। जो अनुमान अलग अलग विशेषज्ञों का है वो ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध आज भी थम जाता है तब भी पूरे साल भर तक जो क्रूड ऑयल के दाम है, बैरल प्रति बैरल जो है, वो कम से कम 90 से $100 के बीच में रह सकते हैं। तो ये इस बार का जो झटका लगा है हमको, महंगाई का जो बम फूट रहा है, वो सप्लाई की कमी की वजह से हो रहा है। और हमारी निर्भरता चूँकि 85% हमारा जो कच्चा तेल है वो विदेश से आता है, इसलिए ये जो झटका इस बार लगा है वो सप्लाई साइड पर लगा हुआ है। लेकिन सुब्बा राव साहब का ये कहना है कि अगर यही झटका, मतलब यही जो बात लोगों को लगता रहा कि भाई सप्लाई साइड नॉर्मल हो रही है, लेकिन साल भर बाद, 6 महीने बाद लोगों को लगता है कि मुझे भी भाव बढ़ा देना चाहिए अपनी चीज़ें, क्योंकि अब महंगी हो रही है, लोगों के दिमाग में एक बात घूमने लग जाएगी, एक्सपेक्टेशन सेट होने की जो बात कर रहे हैं, तो होगा ये कि भले ही सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रत्येक चेन में लोग हैं, मतलब सप्लायर है, दुकानदार है, हर आदमी भाव बढ़ाता जा रहा है इस उम्मीद में कि नहीं भाव बढ़ने वाला है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि फिर ये लंबे समय तक भारत में महंगाई रह सकती है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मिलिंद खांडेकर कह रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका युद्ध थम भी जाए तो अभी तेल के दाम स्थिर होने वाले नहीं। कम से कम 1 साल तक कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक रह सकते हैं। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ उससे भी ज़्यादा रहने का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में भारत में क्या होगा? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ये बताया कि तेल कंपनियां हर रोज़ 1000 करोड़ का घाटा उठा रही हैं।
यानी एक महीने में लगभग 30,000 करोड़ रुपए। तेल कंपनियां ये घाटा इसलिए सह पा रही हैं क्योंकि पहले उन्होंने मुनाफा भी जम के कमाया था। जब कच्चे तेल की कीमतें $60, $65 थीं, तब भी पेट्रोल डीजल का दाम इतना ही था जितना आज है। तब तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन तेल कंपनियां पिछले 2.5 महीने से लगातार बड़ा घाटा भी झेल रही है सरकार के एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद भी। तो अब यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक का बयान सुनना भी ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही थी, इसलिए हमने अब तक युद्ध का असर झेला नहीं, लेकिन अब पुराना स्टॉक खत्म हो गया है, अब कीमतें बढ़ सकती हैं। We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We had old inventory. We had the ability for oil companies to be the shock absorber. And it's a large amount of money. Therefore, I don't think you're very far away from the shock, unless, and this is where I don't have an answer, and I suppose none of us have an answer, or probably if there is anybody else in the world who has an answer, unless Iran war stops tomorrow morning. And we have been hoping for it from February 28. उदय कोटक साफ शब्दों में कह रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अभी हम महंगाई की बात कर रहे थे, लेकिन असल महंगाई तो तब बढ़ेगी जब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। जब ये दाम बढ़ेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो सारी चीज़ें जो सप्लाई होती है, मतलब आपके खाने पीने की चीज़ें, अनाज, फल, सब पर उसका असर हमको देखने मिल सकता है। और प्रधानमंत्री आगाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। अप्रैल 2026 की अपनी बाई मंथली बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने रेपो रेट नहीं बदला। रेपो रेट 5.25% ही है, लेकिन कमेटी ने माना कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आई परेशानियां भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सप्लाई शॉक हैं जो महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए खतरा पैदा करती हैं। एमपीसी ने 2026-27 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष उसके लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 4.6% लगाया है। इस मीटिंग से आया आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान महत्वपूर्ण है। आरबीआई के मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पिछले 1 महीने में वैश्विक अनिश्चितताएं और बढ़ी हैं, जिससे सप्लाई चेन पर खतरा पैदा हो गया है। इसको पूरी तरह खत्म होने और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को नॉर्मल होने में ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसी स्थिति इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डाउन साइड रिस्क पैदा करती है, यानी कि ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। दूसरी ओर इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए अपसाइड रिस्क बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। तो आरबीआई और आरबीआई के गवर्नर भविष्य में महंगाई बढ़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? परचून की दुकानों में चीज़ों का रेट क्या चल रहा है? क्योंकि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई भी 13 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। लंदन टॉप के रिपोर्टर रजत पांडे दिल्ली के कुछ इलाकों में गए दुकानदारों से समझने की कोशिश की कि ज़मीन पर महंगाई कितनी बढ़ी है। हर सामान का महंगा हो चुका अभी सब महंगा हो चुका है सामान अभी। एक एक करके बताइए। जैसे चावल का बताइए। चावल का 10 रुपये 20 रुपये तेजी है। ऐसे पहले कितने का मिलता था? पहले तो थोड़ा मंदा था, इसमें बहुत तेजी है। चावल रुपये में बताओ। इस समय वही लगभग 10 रुपये किलो तेजी है। 10 रुपये किलो महंगा हुआ है। हाँ जी। और तेल कितने रुपए? तेल वही 1-2 रुपये बढ़ गया अभी। तेल में 1-2 रुपये बढ़ा जी। सोयाबीन पहले कितने का था? सोयाबीन में अभी कम से कम 300 रुपये तेजी है। 300 रुपये? हाँ जी। 300 रुपये बोरी पे? हाँ, एक कट्टे पे 20 केजी पे 300 रुपये तेजी है। अच्छा, 20 किलो पे 300 रुपये बढ़े? हाँ जी। मतलब मोटा मोटी 10-12 रुपये बढ़ गए? हाँ जी। हाँ जी। चीनी तो वही अभी 2 रुपये बढ़ गया 2 रुपये। चीनी पे 2 रुपये बढ़े? हाँ, 1-2 रुपये बढ़ा है। दाल तो 1-2 रुपये बढ़ते घटते रहता है। तो हालांकि कुछ दुकानदारों ने यह भी माना कि फिलहाल सामान के दामों में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। चावल, सोयाबीन, दूध जैसी चीज़ों के अलावा इनके दामों में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। पहले थे वही है लगभग। किसी कोई चीज़ 1-8 रुपये तेज है। जैसे चीनी कितने रुपए पहले थी? पहले सर 44 रुपये बिकती थी। अभी कितनी है? अभी 45 रुपये बिक रही है। तेल कितना था? पहले तेल नॉर्मल फॉर्चून जो बिकता था पहले 70 बिकता था, 75 बिकता है।
पहले 170 था, अब 175 बस यही भी 5 रुपए किलो के लगभग ग्रोथ है बस। 5 रुपए का बढ़त हुआ है हर 1 किलो पे। हाँ, ये 2-3 महीनों के अंदर हुआ है, ये एकदम से नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम लगा है इसको बढ़ने में। 1-8 रुपये धीरे धीरे बढ़ता रहा है। ठंडी कभी 1 रुपया ऐसे बढ़ते बढ़ते पहुँचा है। और ये आटा वगैरह? आटा तो सर पहले से मंदा ही है। दाल भी पहले से ठीक ही है, मंदी है पहले से। और चीज़ों की एक आध चीज़ महंगी हुई, 1-8 रुपये, बाकी कोई किसी चीज़ में 10 रुपये किलो की गिरावट भी है। काबली गिरावट है, अरहर गिरावट है। क्या गिरावट है? अरहर में अरहर मंदी है पहले से। लेकिन बात घुमा फिरा कर वहीं पहुंचती है कि महंगाई कब तक नहीं बढ़ेगी, कब तक इसे रोका जा सकता है। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो महंगाई बढ़ना तय है। सिर्फ तेल ही नहीं, फर्टिलाइज़र भी महंगे हुए हैं, यानी फसल पर भी असर पड़ेगा। तो इस पर संकट ये कि इस साल बारिश का भी अनुमान कम है। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा दी है। तेल का संकट, फर्टिलाइज़र की समस्या, कम बारिश का अनुमान, किसी भी मोर्चे से अच्छी खबर नहीं सुनाई दे रही। ऐसे में सब कुछ मिलाकर क्या ये मान लिया जाए कि भारत में महंगाई बम फट सकता है? देखिए, महंगाई का बम फूटना तो तय है, अब वो कब फूटेगा इतना ही सवाल रहता है। इसका कारण स्पष्ट है कि जो ईरान का युद्ध है वो इसके जड़ में है। और अभी हमने जो देखा है कि अमूल का दूध या मदर डेयरी का दूध ये 2 रुपया महंगा हो गया है, या एयरलाइन के टिकट महंगे हो रहे हैं क्योंकि उनका फ्यूल महंगा हो गया है। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि कमर्शियल एलपीजी महंगा हो गया है, ये अभी झांकी है, मुझे लगता है ये फुलझड़ियाँ हैं। असली बम तब फूटेगा जब सरकार ये तय करेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ाने हैं। सरकार ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी है कि प्रति लीटर 20 रुपये लीटर पेट्रोल पर नुकसान होता है और 100 रुपया लीटर डीजल पर नुकसान होता है। तो मंत्री जी भी कह चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्री जी, कि रोज़ के 1000 से 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, अब सवाल ये है कि दाम तो बढ़ना तय है। सिर्फ 2 बातें तय नहीं है कि ये दाम कब बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, परसों बढ़ेंगे। एक बात मुझे ये बताई गई कि जो चीन में बैठक चल रही है ट्रंप और शी के बीच में, उस बैठक से उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा और युद्ध में समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे। तो एक उसका इंतज़ार हो रहा है। पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है, सिर्फ सवाल ये है कि कब बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि 20 रुपया प्रति लीटर अगर नुकसान है तो क्या सरकार पूरा वसूलेगी, आधा वसूलेगी या चौथाई वसूलेगी, इतनी ही बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 दिनों से लगातार तैयारी करने को कहा है। उन्होंने खुद अपनी गाड़ियों का काफिला कम किया। कल उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखी। यानी वो लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि कमर कस लीजिए, पश्चिम एशिया का संकट नहीं थमा तो देश में आर्थिक संकट ज़्यादा दूर नहीं है। पर सवाल सरकार से भी कि उनकी तैयारी क्या है। तेल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं, यह हालात पर डिपेंड करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान वॉर और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तकलीफ है। और इंडिया भी एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, कोई आइसोलेशन में नहीं है, तो थोड़ी तकलीफ इंडिया में भी होगी। उसी को ध्यान रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। इस वक्त स्पेकुलेट करना कि तेल का दाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सही नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी तरह की कठिनाई नहीं है। हर तरह से देश की अर्थव्यवस्था सही है, तेजी से चल रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन कुछ मेजर जरूरी होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की है कि जितना इंपोर्ट करने वाली चीज उसमें कम करें, चाहे सोना हो, चाहे तेल के कंजम्पशन हो, सोने के कंजम्पशन हो, या फिर फॉरेन ट्रैवल हो। लेकिन जो जरूरत का चीज है वो करते रहें। थोड़ा संयम बरतेंगे तो कम इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर कम जरूरत पड़ेगी, तो रुपये भी स्ट्रांग रहेगा, डॉलर भी जितनी जरूरत है उतनी ही हमको लेनी पड़ेगी। तो इस अपील को किसी और नजरिए से नहीं बल्कि एक सीधे एडवाइजरी के तौर पे देखना चाहिए। जो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है उसमें कोई सेंध न लगे, इसका ध्यान रखते हुए। तो महंगाई क्या शॉक कर देने वाली स्थिति में है? आने वाले समय में इसका पता चलेगा। मन जो है, मन मासूम है, आसान जीवन चाहता है कि एक्सपर्ट्स गलत निकलें और आशंकाएं निरापद रहें। मन का चाहा होगा या इकोनॉमिक्स के नियम चलेंगे तो कितने, समय के साथ देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT, अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पहली सुर्खी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में सरकार बनने के बाद अब बारी केरलम की है। 10 दिनों तक चले घमासान के बाद फाइनली नाम का ऐलान हो गया। 61 साल के VD सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
हालांकि विधायकों की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल थे, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अलग रास्ता चुना। खबरें बता रही हैं कि जनता की भावना, जनसमर्थन, गठबंधन की ज़रूरतों और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। केरल में कांग्रेस ने 10 साल बाद सत्ता का स्वाद चखा है। राज्य में कांग्रेस के रिवाइवल में वीडी सतीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता रहा है। पिनराई विजयन की वाम सरकार के खिलाफ अभियान का सबसे प्रमुख चेहरा सतीशन थे। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वेणुगोपाल बहुत मजबूत दावेदार थे, राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं, वो संगठन में काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। लेकिन 2021 में मिली हार के बाद कांग्रेस ने कई बदलाव किए। सतीशन को रमेश चेन्नीथवला की जगह विपक्ष का नेता बनाया गया और यहाँ से उन्होंने जनता जनार्दन के बीच में लगकर काम किए, उनके मुद्दे उठाए। कार्यकर्ताओं के बीच भी सतीशन फेवरेट रहे। रिपोर्ट बताती है कि नाम के ऐलान से पहले कई जगह पोस्टर भी लगे थे कि अगर सतीशन को साइडलाइन किया गया तो कार्यकर्ता निराश होंगे। सतीशन को यूडीएफ के सहयोगियों का भी साथ मिला। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुलकर सतीशन का समर्थन किया। उन्हें चुनने के पीछे लंबे समय से कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करना भी था। केरल कांग्रेस लंबे समय से एआई से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, माने ए और आई गुटों की लड़ाई। ये गुटबाजी 1970 के दशक से चल रही थी। ए का मतलब यहाँ है ए के एंटनी का ग्रुप और आई यानी इंदिरा गांधी का गुट। आई वाला ग्रुप 1978 के आसपास शुरू हुआ था। तब उनके मुख्य नेता पूर्व सीएम के करुणाकरण थे। अब इसके सबसे बड़े चेहरे हैं रमेश चेन्नीथला। ये गुट पहले इंदिरा गांधी के प्रति वफादार था, लेकिन 2 साल बाद रक्षा मंत्री रह चुके ए के एंटनी ने अलग गुट बनाया। लंबे समय तक इसका चेहरा पूर्व सीएम ओमान चांडी थे। ये गुट खुद को कांग्रेस की विचारधारा के प्रति ज़्यादा कमिटेड बताता था। ये गुट ओमान चांडी के निधन के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन अभी भी सक्रिय तो है ही। सतीशन इसमें से किसी भी गुट के केंद्रीय नेता नहीं हैं। सतीशन को चुनकर हाईकमान ने संकेत दे दिया है कि अब पुरानी गुटबाजी से ऊपर उठकर नया रास्ता अपनाया जाएगा। अगली सुर्खी, काला कोट पहने ममता बनर्जी एक बार फिर से कोर्ट की चौखट पर पहुंची। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट गई थी, अब की हाई कोर्ट में गुहार लगाई। तब वे सीएम थी, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथों में थी। अब वो विपक्ष में हैं। अब की उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, पुलिस एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस जॉय पॉल की बेंच ने सुनवाई की। लाइव लॉ की रिपोर्ट बताती है कि ममता ने कोर्ट में कहा, तस्वीरें देखिए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी नहीं। कई घरों को तोड़ दिया गया, बहुत से लोग परेशान हैं। प्लीज़ पुलिस को सही ढंग से बिहेव करने का निर्देश दीजिए, वे एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे। टीएमसी की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि एक के बाद एक टीएमसी के पार्टी कार्यालयों पर हमला करा गया। उन्होंने कोर्ट से 2021 की तरह एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर जांच कराए जाने की मांग की। साथ ही जो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं उन्हें सुरक्षित वापस लौटाने की व्यवस्था की जाए, ऐसी भी कोर्ट के सामने अपील की। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती और पुलिस की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी पेश हुए। बोले, याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। कहा कि बिना सबूत के केवल तस्वीरों के सहारे गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते। धीरज त्रिवेदी ने आश्वासन दिया कि अगर कोई घटना हुई तो एफआईआर दर्ज होगी। ये तो कोर्ट के अंदर के अपडेट रहे, लेकिन कोर्ट के बाहर ममता को विरोध का सामना करना पड़ा। खबरें बता रही हैं कि जब वो सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो वकीलों के एक ग्रुप ने उन्हें देखते ही चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कोर्ट के गलियारे में जय श्री राम के नारे भी लगे, जवाब में दूसरी तरफ से जय बांग्ला के नारे लगे। 1982 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने वाली ममता से बार काउंसिल ने वकालत के रिकॉर्ड मांगे हैं। इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को लेटर लिखा है। 2 दिन के भीतर बताना है ममता ने कब एनरोलमेंट किया, कब प्रैक्टिस छोड़ी। अब देश में एक बार फिर से एसआईआर माने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है अब के देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। आयोग का कहना है कि इन इलाकों में एसआईआर की डेट का ऐलान जनगणना के दूसरे फेज खत्म होने के बाद होगा। साथ ही डेट का ऐलान इन इलाकों में मौसम और बर्फबारी को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस फेज़ में कुल 36 करोड़ 73 लाख वोटर्स हैं, जिनके घर बूथ लेवल ऑफिसर जाकर वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। 3,94,000 BLO को इस काम के लिए लगाया जाएगा।
ओडिशा, मिज़ोरम, सिक्किम और मणिपुर में प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होगी। यहाँ SIR 30 मई से शुरू होगा। फाइनल वोटर लिस्ट 6 सितंबर तक आने की उम्मीद है। इसके बाद नंबर आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों का, जहाँ फाइनल लिस्ट 7 अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है। सबसे अंत में त्रिपुरा में होगा। दिसंबर के आखिर तक प्रोसेस के पूरे हो जाने की उम्मीद है। आयोग ने राजनीतिक दलों से हर मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को कहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।